तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर, और थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर में लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था डिटर्मिनेंट्स। और हम लोगों ने कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स किए थे? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, हम लोग ने पढ़ा था प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर और कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आज देखो आगे के डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स हैं तो काफी ढेर सारे, ठीक है, और सारे ही डिस्कस करेंगे हम लोग। और तुम लोग को सारे पता होने चाहिए, याद रखना, क्योंकि देखो ज्यादातर तो ऐसे होता है, कोई कोई भी रैंडम पूछ लेगा Ni3 या Ni4, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो याद है। कभी कभी स्पेसिफिक भी पूछ लेता है, तो हमें सबके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, आपको सारे डिटर्मिनेंट्स याद होना चाहिए। और डिटर्मिनेंट्स में एग्जैक्टली आप बस ये याद कर लो कि वो जो पर्टिकुलर फैक्टर है वो डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है, उस फैक्टर में कैसे चेंज आने से डिमांड चेंज होती है, ठीक है। तो 3 हम लोग ने कर लिए थे, आज हम लोग को स्टार्ट करना है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, हम लोग ने प्राइस पढ़ लिया कि एक कमोडिटी अगर एक्स है तो उसका अपना प्राइस, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। हम लोग को डिमांड फॉर एक्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसके अपने प्राइस से कैसे चेंज होता है ये तो हम लोग ने पढ़ लिया कि भाई इनवर्स रिलेशन है। इनकम के साथ कैसे चेंज होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। बट ऐसा होता है ना, कभी कभी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी होते हैं, इनकी वजह से भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के चेंज होने से भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। तो जब आप ओन प्राइस को लेते हो, याद रखना, जब आप ओन प्राइस को लेते हो तो ये प्राइस डिमांड कहलाता है, और जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को लेते हो तो ये कहलाता है क्रॉस डिमांड। ये क्या कहलाता है? क्रॉस डिमांड, ठीक है। आ रही बात समझ में? या फिर आप बोल सकते हो क्रॉस प्राइस इफेक्ट। अब देखो ये पॉइंट इतना मुश्किल भी नहीं है, हम लोग को भी पता है कि जब हम एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल हमें बाइक परचेज करनी है, ठीक है, और हमने सोचा हम बजाज की एक बाइक लेंगे, तो बट हमारे पास और भी ऑप्शन है, हमारे पास टीवीएस भी है, हमारे पास सुजुकी भी है, हमारे पास हीरो भी है, हमारे पास होंडा भी है। तो हम कंपेयर करेंगे उस प्राइस रेंज में और इनके पास कौन सी बाइक है, ठीक है। या वो जो फीचर हमें बजाज दे रहा है, होंडा वो फीचर किस प्राइस रेंज में दे रहा है। ये चीज, आपको रेफ्रिजरेटर खरीदना है तो आप वर्लपूल का खरीद लो, आप एलजी का खरीद लो, आप सैमसंग का खरीद लो, कई ऑप्शन है ना, और सारे रेफ्रिजरेटर सेम काम करेंगे, ठीक है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी होता है, इस जो रिलेटेड गुड्स होते हैं इनका प्राइस भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करता है, ठीक है। अब जब रिलेटेड गुड्स आप बोलते हो तो हमने जो अभी एग्जांपल दिया था वो ज्यादातर हमने सब्स्टिट्यूट के, दोनों एग्जांपल मेरे सब्स्टिट्यूट के थे। रिलेटेड गुड्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो कभी भी आपसे जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एक्सप्लेन करने को बोला जाएगा तो आप सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के टर्म में एक्सप्लेन करोगे। और याद रखना ये दोनों ही हमारे क्रॉस डिमांड के अंदर आते हैं, क्योंकि यहां पे हम एक प्रोडक्ट की डिमांड ले रहे हैं और किसी और प्रोडक्ट का प्राइस लेते हैं। अब वो प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट हो सकता है या वो प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को समझा जाए कि जब आप बोलते हो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स तो इसमें सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूट गुड। अब सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट वर्ड सबको पता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट खासकर अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़के क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो हमको पता सब्स्टिट्यूट कौन होता है। सब्स्टिट्यूट हम लोग उस प्लेयर के लिए यूज करते हैं जो रिप्लेस करता है, ठीक है। मतलब सेम सर्विस ये भी प्रोवाइड कर सकता है। आ रही बात समझ में? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकता है, विच मीन ये सेम नीड को पूरा करते हैं। व्हेन टू गुड्स कैन फुलफिल सेम डिमांड,
या सेम नीड्स, जब दो गुड्स सेम नीड को पूरा कर सकते हैं तो वो दोनों गुड्स क्या कहलाएंगे? वो दोनों कहलाएंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। वो दोनों क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूट गुड। अब जैसे आपका मन किया कि यार ठंडी का टाइम है, रात का टाइम है, चलो कुछ गरम गरम पीते हैं, ठीक है, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप टी भी पी कर सकते हो, ठीक है, टी भी, और दूसरा कॉफी भी पी सकते हो। तो टी और कॉफी आपकी सेम टाइप की नीड को पूरा कर रहा है, तो टी और कॉफी क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट गुड हो जाएगा। आपको भूख लगी है, अब आपके पास ऑप्शन, आप बिरयानी भी खा सकते हो, आप पिज्जा भी खा सकते हो, तो पिज्जा और बिरयानी ये दोनों आपकी भूख को पूरा कर सकते हैं, ठीक है, आपकी नीड को पूरा कर सकते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ऐसे बहुत से एग्जांपल आप दे सकते हो, पेप्सी एंड कोक, ये दोनों भी सब्स्टिट्यूट हैं। बट एक चीज याद रखना, जब आप सब्स्टिट्यूट बोलते हो तो सब्स्टिट्यूट में भी दो होते हैं, एक क्लोज सब्स्टिट्यूट जिसे कहते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, और एक होता है डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमें कानपुर से दिल्ली जाना है, तो अगर हमें कानपुर से दिल्ली जाना है, हमारे पास कितने ऑप्शन है? अगर हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आप एयरवेज के थ्रू भी जा सकते हो, आप रोडवेज के थ्रू भी जा सकते हो, आप रेलवे के थ्रू भी जा सकते हो, बाकी पैदल आपकी मर्जी है। ये दोनों देखो सेम नीड को पूरा तो कर रहे हैं, आपको यहां से वहां पहुंचा देंगे, बट एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ सर्विस नहीं है। एरोप्लेन, बस या कार और ट्रेन, तीनों में फर्क होता है। तो ये सब्स्टिट्यूट तो है, लेकिन ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ही है। अब आप जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बोलोगे तो वो क्या होगा? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में आ जाओ, आपने कहा हम इंडिगो नेशन से जाएंगे या एयर इंडिया से जाएंगे, तो अब ये दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि ये दोनों आपको बाय प्लेन ले जाएंगी, ठीक है, तो फ्लाइट वाली सर्विस ये दोनों देंगी, तो ये दोनों कहलाएंगी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। आ रही बात समझ में? हाँ भाई, तो याद रखना, क्लोज और डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट, या एक क्लोज मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और डिस्टेंट मतलब सब्स्टिट्यूट का ये होता है कि वो पूरा तो कर देता है बट थोड़ा डिफरेंट होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। तो ये दोनों अगर आप देखो तो एग्जैक्टली सेम सर्विस दे रही हैं, बट ये दोनों जब आप देखो तो एग्जैक्टली सेम सर्विस नहीं है। तो ये डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट है और ये क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। इसलिए देखो बोला क्या जाता है कि जब आप कहते हो इंडियन रेलवे, तो हम कहते हैं इंडियन रेलवे की मोनोपोली है। रेलवे के साथ क्या यूज किया जाता है? मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब कि नो सब्स्टिट्यूट। जब आप नो सब्स्टिट्यूट कह रहे हो तो बेसिकली आपका मतलब है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है, कि रेलवे का कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। कहने का मतलब रेलवे की जो सर्विसेज है सिर्फ इंडियन रेलवे प्रोवाइड करता है, तो इंडियन रेलवे की जो मोनोपोली चलती है, ठीक है, रेलवे में आप कह सकते हो इंडियन रेलवे की मोनोपोली है हमारी कंट्री में, इंडियन रेलवे की मोनोपोली है, क्योंकि रेलवे सर्विस सिर्फ और सिर्फ यही प्रोवाइड करते थे। अब इन्होंने प्राइवेट ट्रेन को अलाउ किया, ठीक है, तो अब देखो वर्ड क्या यूज हो रहा है कि इंडियन रेलवे मोनोपोली है। मोनोपोली का क्या मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट दिमाग में क्या आ रहा है, सर कानपुर से दिल्ली जाना है तो रेलवे के अलावा हमारे पास और भी तो ऑप्शन है, एयरवेज, तो आप ये कैसे कह रहे हो कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं? इसका सब्स्टिट्यूट तो है। तो याद रखो यहां पे जो सब्स्टिट्यूट बोला जा रहा है वो बात हो रही है डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट, और ये जो बोला जा रहा है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट में फर्क होता है, ठीक है ना। तो जब आप बोलते हो कि इंडियन रेलवे की मोनोपोली है, मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट मिल जाएंगे, परफेक्ट नहीं मिल पाएंगे। ये चीज याद रखना, ये आगे अभी और आएगा, डिटेल में आता है, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट का कॉन्सेप्ट आया है इसलिए हमने यहीं पे समझा दिया, ताकि बाद में बार बार सब्स्टिट्यूट और ये क्लोज सब्स्टिट्यूट और डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट के कॉन्सेप्ट पे हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। तो सबको क्लियर होगा कि एक क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है और एक डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है ना। जैसे मेहमान आते हैं आपके यहाँ गर्मियों के टाइम में, तो आपने पूछा ठंडा या गर्म, टी या कॉफी लोगे या कोल्ड ड्रिंक पियोगे, तो कोल्ड ड्रिंक और टी ये दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं, ये सब्स्टिट्यूट हैं। आप एक दूसरे की जगह पे इन दोनों को ऑफर कर सकते हो, या तो टी या तो क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक। जब आप परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बोलोगे तो टी और कॉफी, क्योंकि दोनों हॉट ड्रिंक्स हैं। कोल्ड ड्रिंक में आप कोक और पेप्सी, ये दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि दोनों कोल्ड ड्रिंक है, सेम टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, दोनों सेम कार्बोनेटेड फिजी ड्रिंक्स के अंदर आते हैं,
ठीक है, तो वो होता है आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, और यहां हम लोग देखो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट लेके चलते हैं। अब ये हम समझ गए सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। अब हमें देखो एग्जांपल ऐसे लेना है, हमने सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा टी हो गया, कॉफी हो गया। आप और भी एग्जांपल सर्च कर सकते हो, और भी एग्जांपल कोट कर सकते हो। ठीक है, टी, कॉफी, पेप्सी, कोक, ये तो होते हैं, और भी एग्जांपल होते हैं। ठीक है, तो कार्स होती हैं, बाइक होते हैं। ठीक है, उनमें भी आप कोई दो ब्रांड उठा लो, वो दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। हम डिमांड ऑफ कॉफी की बात कर रहे हैं, तो कॉफी हमारा क्या हो गया, मेन प्रोडक्ट हो गया। कॉफी हमारा क्या हो गया, मेन प्रोडक्ट हो गया। और टी का आप क्या कंसीडर करोगे, प्राइस ऑफ टी, तो ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूट। कॉफी की डिमांड और टी का प्राइस। और अब आप देखोगे कि कॉफी के टी के प्राइस के चेंज होने से कॉफी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने कहा ठंडियों का टाइम चल रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉफी की डिमांड बढ़ती बढ़ती है, बट चाय की भी डिमांड बढ़ जाती है, लोग चाय भी बहुत पीते हैं ठंडियों में। अच्छा, हम लोग देखो हर चीज पे एक्सेप्शंस को नहीं लाना है। हम लोग बहुत से देखो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी होती है वो अजम्पशंस पे बेस होती हैं। तो अजम्पशंस का मतलब आप कुछ चीजें मान के चलते हो कि ये एक एनवायरनमेंट रहेगा तब ये कंडीशन पूरी होगी। अब उसमें हो सकता है कोई अजम्पशन भी आ जाए। जैसे हमने जब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पढ़ाया था तो एक चीज क्या बोली थी कि भाई प्राइस गिरेगा तो कुछ लोग ज्यादा खरीदेंगे, मोस्टली लोग ज्यादा खरीदेंगे, कुछ लोग नहीं। जब प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड बढ़ेगी, ये हम लोग ने पढ़ा था। बट ऐसे भी एक्सेप्शन मिल जाएंगे जो कम प्राइस पे ज्यादा नहीं खरीदते हैं। ठीक है, एक हमारे जानने वाले हैं, वो एक बार शॉपिंग करने के लिए आए यहाँ पे कानपुर में। अब वो ड्रेस खरीदने गए, कपड़े खरीदने गई, उनके सामने दो तीन कपड़े रखे थे, लेकिन उन्होंने सस्ता वाला नहीं, अच्छा लग रहा था उनको सस्ता वाला, लेकिन उनका क्या था कि महंगा वाला लेना है हमें। ठीक है, तो वो किस टाइप की कस्टमर होगी, वो एक एक्सेप्शन हो गई। उनके लिए वर्ड हम लोग क्या यूज करेंगे, इरैशनल। हम लोग यहाँ पे रैशनल बंदों की बात करते हैं। हमारी थ्योरी अजम्पशन पे बेस होती है, एक आध एक्सेप्शंस को उसमें फिट करने की जरूरत नहीं है। प्राइस कम होता है तो ज्यादातर लोग, मोस्टली लोग क्या करेंगे, कम प्राइस हो रहा है तो ज्यादा खरीदेंगे। अब कोई एक इरैशनल बंदा होगा, वो क्या कहेगा, प्राइस कम हो रहा है तो हम कम खरीदेंगे। ठीक है, हम अदर चीजों की बात ही नहीं कर रहे कि सर वो इंफीरियर है, वो क्या था, कुछ नहीं, हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में। तो इसलिए आप किसी भी थ्योरम में बीच में अपना कोई एक्सेप्शन उसमें फिट करने की जरूरत नहीं है उसमें कि सर ऐसे नहीं ऐसे होता है। ठीक है, एक्सेप्शंस होते हैं, ये जनरल थ्योरी आप डेवलप कर रहे हो, जरूरी नहीं है हर इंडिविजुअल पे एग्जैक्टली फिट हो। ये एक जनरल बिहेवियर है जो हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये जनरल बिहेवियर हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई हम बात करने जा रहे हैं यहां पे कि टी का प्राइस चेंज हो रहा है, तो हमने कहा टी का प्राइस बढ़ गया, तो जनरली कंज्यूमर इसको कैसे देखता है कि यार टी का प्राइस बढ़ गया तो जो कॉफी था वो टी के कंपैरिजन में सस्ता हो गया, रिलेटिवली चीपर हो जाएगा। तो एज अ कंज्यूमर कुछ लोग जो टी कंज्यूम कर रहे थे वो किस पे स्विच करेंगे, सस्ते ऑप्शन पे, वो कॉफी पे आ जाएंगे, इससे कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। सेम वे अगर टी का प्राइस कम हो जाएगा तो कॉफी के कंपैरिजन में वो सस्ता दिखेगा, तो कुछ कंज्यूमर जो कॉफी डिमांड कर रहे थे अभी उनको सस्ता ऑप्शन दिख रहा है कि यार चाय सस्ती पड़ रही है, तो वो कॉफी छोड़ के किधर स्विच कर जाएंगे, टी पे, तो उससे कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। ये चीज समझ में आया। कभी भी आप सब्स्टिट्यूट गुड एक्सप्लेन करोगे तो सबसे पहले बता देना सब्स्टिट्यूट गुड होता क्या है, फिर आप एक एग्जांपल लेना कि आप कौन से दो सब्स्टिट्यूट ले रहे हो। ठीक है, उसमें आप ये बता देना आपका मेन प्रोडक्ट क्या है, उसकी डिमांड ले लेना और सब्स्टिट्यूट का प्राइस ले लेना, और फिर उसके बाद ये रिलेशन को एक्सप्लेन करना। इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। किसी को इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि सर ये डायरेक्ट रिलेशन क्यों है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है। कॉफी की डिमांड के चेंज होने से टी की प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, ये हम लोग को नहीं लेके चलना है। हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, ये हमारा फैक्टर है, इसके चेंज होने से डिमांड कैसे चेंज होगी, सिंपल सा याद रखना, फैक्टर के चेंज होने से डिमांड कैसे चेंज होगी। और दूसरी चीज, इतने ढेर सारे फैक्टर्स हैं, एक्चुअल में सब एक साथ होते हैं, ठीक है, बट हम लोग थोड़ा सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम एक फैक्टर की बात करते हैं तो हम अदर फैक्टर को अज्यूम कर लेते हैं कि वह सब सेम रहेगा।
हमने यहाँ पे माना कि टी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी तो आ सकता था, सर टी का प्राइस बढ़ा, हो सकता कॉफी का प्राइस भी बढ़ जाए। बट हम क्या कह रहे हैं, बिल्कुल हो सकता था, बट हम क्या कह रहे हैं कि हम लोग फैक्टर पढ़ रहे हैं, और जब जो फैक्टर पढ़ते हैं फोकस बस उसी पे होता है, बाकी फैक्टर्स को कह लेते हैं कि वो सेम रहेगा। तो अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो हम ये मान लेंगे कि कॉफी के प्राइस सेम रहेगा। ये चीज याद रखना है, जब आप एक फैक्टर को कंसिडर कर रहे हो तो आप अज्यूम करते हो कि बाकी के फैक्टर्स सेम हैं, और बस उस फैक्टर की वजह से डिमांड कैसे चेंज होगी आपको ये एक्सप्लेन करना है। ये चीज क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना भाई, ठीक है ना। तो कुछ चीजें याद रखनी फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के टाइम, कि एक फैक्टर उसका इफेक्ट बस समझना है, तो उस टाइम पे बाकी के फैक्टर्स को क्या सोचना है, कांस्टेंट। दिमाग में क्वेश्चन आए, अगर ये हो गया तो तुम तुरंत अपने दिमाग को आंसर दो कि भाई वो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि वो चेंज नहीं होगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, अजम्पशन, पूरी इकोनॉमिक्स अजम्पशन पे बेस्ड है भाई। आप अज्यूम करते हो कि भैया ये कंडीशंस होंगी तब ये थ्योरी पॉसिबल होगी। तो इसलिए जब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आए कि सर दूसरा फैक्टर भी तो है, तो आप अपने तुरंत दिमाग को आंसर दो कि भाई वो दूसरा फैक्टर हमने अज्यूम कर लिया कांस्टेंट है। वो बोले क्यों अज्यूम कर रहे हो, क्या तो इकोनॉमिक्स ऐसे ही काम करती है, आप अज्यूम कर लेते हो। तो अभी आप सिर्फ क्या बात कर रहे हो, प्राइस ऑफ टी की, तो आप और डिमांड ऑफ कॉफी की, तो आप कॉफी के प्राइस को क्या अज्यूम कर ले रहे हो कि वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर इकोनॉमिक्स ऐसे ही चलती है, इकोनॉमिक्स ऐसे ही पढ़ी जाती है, ऐसे ही चलती है, अजम्पशंस पे चलती है। आप अज्यूम करते हो, उसका कोई क्यों नहीं है, ठीक है। जब आप बाकी चीजों को अज्यूम करके कांस्टेंट रख देते हो तो आप एक प्रॉपर रिलेशन डेवलप कर पाते हो। तो ये है प्रॉपर रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, और इसी चीज को आप ग्राफ पे भी शो कर सकते हो। देखो जरा ग्राफ पे, ग्राफ का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ग्राफ में किसी को इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आपको पता है क्या शो करना है, यहां पे आप ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। पूरे डिमांड चैप्टर में हमने बताया है कि एक्स एक्सिस पे आप हमेशा डिमांड शो करोगे, तो आप यहां मेंशन कर दो डिमांड फॉर कॉफी, और यहां पे लिख देंगे प्राइस ऑफ टी। अच्छा एक चीज ये बताओ जैन, क्या हम लोग ग्राफ बनाने के टाइम नंबर्स यूज करेंगे? हाँ भाई, नहीं, हम लोग पी क्यू ये सब यूज करेंगे। नंबर्स यूज कर सकते हैं बट नंबर्स को आप यूज ना करिए, ठीक है। काउंसिल भी नहीं कहता, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही करिए। स्केड्यूल आपको आना चाहिए, जहां वो स्केड्यूल दे देगा, आप जैसे बोर्ड ने अगर क्वेश्चन पेपर में स्केड्यूल दे दिया तो उसके साथ ग्राफ प्लॉट करना आपको आना चाहिए, बट आपकी हैबिट क्या होनी चाहिए कि आप बिना नंबर्स के साथ काम करो, ठीक है। तो हमने माना कि प्राइस ऑफ टी पी था, तो डिमांड ऑफ कॉफी जो है क्यू था, और ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी हम कह रहे हैं कि भैया प्राइस ऑफ टी बढ़ गया, टी महंगा हो गया, पी से P1 चला गया। तो अब देखो प्राइस को कैसे बोलते हैं हम लोग, ये जो आपने पी लिखा है ना, तो इसको आप बोलोगे ओपी। जब प्राइस आपका ओपी था तो डिमांड कितनी थी, ओक्यू बोलोगे, डिमांड आपकी ओक्यू थी। एट ओपी प्राइस डिमांड वाज ओक्यू, ये ऐसे बोला जाता है। व्हेन प्राइस राइजेस टू OP1, तो ओपी से प्राइस कहां पहुंच गया, OP1, P1 नहीं OP1 बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो डिमांड भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ के आ गया Q1 पे। अब इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर लें, और जब हम इन दोनों ग्राफ को कनेक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा डिमांड कर्व। इन दोनों पॉइंट को जब हम कनेक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, डिमांड कर्व डी, जो कि हम देख सकते हैं अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग है, कॉज ऑफ डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। आ रही बात समझ में? अच्छा देखो बुक में ऐसे इन्होंने कर्व दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्ट्रेट लाइन भी बना दो चल जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ही हम लोग बनाते हैं भाई, जो काउंसिल्स के सॉल्यूशंस की तरफ से जो भी ग्राफ है सब में स्ट्रेट लाइन ही चल रहे थे, इसलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूट गुड्स का ग्राफ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट रिलेटेड गुड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं,
जब हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो ये होते हैं गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर। जॉइंट डिमांड हम लोग ने पढ़ा था ना, जो चीजें एक साथ डिमांड की जाती है, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ये एक साथ डिमांड किए जाते हैं। अब ऐसे कौन से गुड्स हैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं? तो अब तो पहले तो वो चलता था ना, पहले पेन चलता था और उसकी इंक अलग से आती थी, तो पेन और इंक का एग्जांपल एक अच्छा एग्जांपल बनता था। अब तो चलता ही नहीं इंक, तो कुछ लोगों को पता ही नहीं कि इंक अलग से आती है, ठीक है। तो गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, दे आर डिमांडेड टुगेदर, दे आर डिमांडेड टुगेदर। जैसे हमने कहा पेट्रोल कार, पेट्रोल से चलने वाली कार है और पेट्रोल एक ही साथ डिमांड होगी ना। अगर पेट्रोल कार की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इसको चलाने के लिए चाहिए पेट्रोल। और अगर पेट्रोल कार, देखो हम पेट्रोल कार स्पेसिफाई कर रहे हैं, हमने कार नहीं बोला, क्योंकि जब हम कार बोलते हैं तो कार में तो डीजल कार भी होती है, इलेक्ट्रिक वाली कार भी होती है, ठीक है, तो कंफ्यूजन होता। तो हमने एकदम क्लियरली ले लिया भाई, पेट्रोल कार और पेट्रोल ये दोनों ऐसे हैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं, डीजल कार एंड डीजल एक साथ यूज किए जाते हैं। तो अगर हम देखो पेट्रोल कार की डिमांड बढ़ेगी, याद रखना, तो पेट्रोल की भी डिमांड बढ़ेगी। अभी हम प्राइस की नहीं बात कर रहे, हम बस एक बात बता रहे हैं कि दोनों, अगर पेट्रोल कार की डिमांड कम हो जाए, लोग पेट्रोल कार खरीद ही नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पेट्रोल की डिमांड में भी फर्क आ जाएगा। ये चीज याद रखना कि अगर पेट्रोल कार बिकनी बंद हो जाएंगी तो पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल बिकता है उस पर भी तो असर पड़ेगा, क्योंकि कार में आप जब कार ही नहीं तो पेट्रोल कहां से डलवा रहे हैं लोग, तो कुछ तो डिमांड कम होगी। अब अगर कंट्री में गवर्नमेंट कहते हैं ऐसा है, डीजल कार पेट्रोल कार बनेगी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार, तो पेट्रोल पंप्स की डिमांड पे फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा। जब पेट्रोल कार ही नहीं है तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी, ये चीज, ठीक है। तो इन दोनों की डिमांड या तो एक साथ बढ़ती है या एक साथ गिरती है, ठीक है। तो अब देखें जरा, इसमें हम लोग किसको मेन प्रोडक्ट ले ले, तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, प्राइस ऑफ पेट्रोल और डिमांड फॉर पेट्रोल कार, ये हमने ले लिया। अब अज्यूम करो कि पेट्रोल बड़ा महंगा हो रहा है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ता ही चला जा रहा है। तो जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो लोग क्या करेंगे, पेट्रोल कम यूज करना चाहेंगे, बजट भाग रहा है यार, कहां तक इतना झेलेंगे, तो वो क्या करेंगे, पेट्रोल कम यूज करने के लिए पेट्रोल कार की डिमांड कम हो जाएगी, वो स्विच कर जाएंगे अदर ऑप्शंस पे कि यार पेट्रोल महंगा हो रहा है, एक काम करो ईवी खरीदो, ठीक है, आप डीजल कार खरीदो। तो उससे क्या है, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है तो पेट्रोल का यूज कम होगा, तो लोग पेट्रोल कार की डिमांड को भी कम कर देंगे। आ रही बात समझ में? क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है, पेट्रोल के यूज को अवॉइड करने के लिए पेट्रोल कार की डिमांड्स में कमी आएगी। सेम वे अगर पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाएगा तो लोग कहेंगे ऐसा है पेट्रोल कार ही खरीदो, पेट्रोल कार खूब बिकेगी क्योंकि पेट्रोल सस्ता है। आ रही बात समझ में? तो यहां पे अगर आप देखो तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो ये क्या है, हमारा इनवर्स रिलेशन है। यहां पे आ रहा है हमारा इनवर्स रिलेशन। आ रहा है समझ में कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ भाई जल्दी बताओ, ठीक है। तो अभी यहां पे अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, ओ वाई एक्स डिमांड फॉर कार, पेट्रोल कार, हाँ, प्राइस ऑफ पेट्रोल, जब पेट्रोल का प्राइस कम होगा तो कार की डिमांड ज्यादा होगी। ये आपने प्लॉट कर लिया। अज्यूम कुछ भी लिख लो ना कि प्राइस पी है तो डिमांड ज्यादा है। अभी पेट्रोल का प्राइस बढ़ के P1 पहुंच गया, OP1
बढ़ के कहां पहुंच गया, OP1। तो ऑब्वियस सी बात है कार की डिमांड कम होगी, वो कम होके किधर आ जाएगी, OQ1, पीछे की तरफ जीरो की तरफ आएगी। बेसिक ग्राफ तो सबको पता होगा ना, तो मैथ में पढ़ गया यार तुम लोग हाई स्कूल में। ये अभी दोनों पॉइंट्स मिल गए, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या कर देंगे, कनेक्ट। ये आपका बन गया डिमांड का। इसको कर देते तो कर वैसे दिखता, खैर हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद के जो फैक्टर्स हैं वो उतने टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और जैसे नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। भाई एज अ कंज्यूमर आप प्रेडिक्ट करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। एज अ कंज्यूमर आप क्या करते हो, प्रेडिक्ट करते हो, एक्सपेक्ट करते हो, आप अंदाजे लगाते हो किसके किसके रिगार्डिंग होगा। तो अब कंज्यूमर क्या क्या एक्सपेक्ट करता है, पहला प्राइस, कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। तो जब कंज्यूमर प्राइस के एक्सपेक्टेशन, अब ये देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गोल्ड, सोना। भाई हम लोग के घरों में तो सोना इस्तेमाल होता ही होता है ना, किसी के यहाँ भी शादी है तो सोना खरीदेंगे, चाहे लड़के वाले हो चाहे लड़की वाले हो। कुछ लोग एज एन इन्वेस्टमेंट भी खरीदते हैं, तो मतलब औरतों के शौक होता ही होता है कि सोने की अंगूठी पहना दो, एक बाली लगा दो, है ना। कौन सा गाना आया था, कलाइयाँ वे करके, खैर छोड़ो। तो अब गोल्ड के लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे अभी गोल्ड महंगा हो रहा है, 90 के पार चला गया। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं अभी कम होगा कम होगा कम होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। अब प्रेडिक्शंस हैं, तो एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता है, लेकिन एक उम्मीद होती है, एक मार्केट को थोड़ा समझ के थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है लोगों को कि सोना गिरेगा या बढ़ेगा, या बहुत सी चीजों का एक आइडिया लग जाता है, थोड़ा एक्सपीरियंस आप कह लो उनका। तो जब लोगों को ये लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, जब लोगों को क्या लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, अब उनको अभी सोना खरीदना था, दिसंबर में उनके यहाँ शादी है, बट उनका यार अभी रुक जाओ, क्योंकि अभी सोना, सॉरी उनको सोना खरीदना था, ठीक है, दिसंबर में उनके यहाँ शादी है, उनको लग रहा है कि यार सोने का प्राइस और बढ़ेगा। अब उनका ये था कि दिसंबर में शादी है, अक्टूबर नवंबर में जाके खरीदेंगे, बट उनको क्या लग रहा है कि अभी प्राइस और बढ़ेगा, एक दो महीने बाद प्राइस बढ़ जाएगा। तो वो क्या करेंगे, करंट डिमांड को बढ़ा देंगे, अभी जाके खरीद लेंगे, क्या और महंगा हो जाएगा अभी खरीद लो। या अगर उनको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा, उनको इधर ही खरीदना था, महीने भर के अंदर ही उन्होंने प्लान किया था कि खरीद लेंगे, कि अप्रैल एंड में या मई के फर्स्ट वीक में जाकर खरीदेंगे, बट अब बैठ के डिस्कशन हो रहा था भाई बहनों का आपस में या किसी के साथ भी, तो उनका यार अभी रुक जाओ, अभी सोना और गिरने वाला है। तो क्योंकि उनको लग रहा है कि सोना और गिरेगा, तो वो क्या करेंगे, अपनी करंट डिमांड को गिरा देंगे। तो अगर कंज्यूमर को लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो अपनी आज की डिमांड को बढ़ा देगा कि आगे महंगा खरीदना पड़ेगा, अभी खरीद लो। अब जैसे होता है ना, कल से पेट्रोल के प्राइस 1 रुपए महंगे हो जाएंगे, पहुंच जाते लोग पेट्रोल पंप पे लाइन लगाने के लिए। यार तुम ऐसे सोचो, जिसकी स्कूटर है 5 लीटर की टंकी है, आज भरा रहा है 99 रुपए का, कल भराएगा 100 रुपए का, टंकी फिल करा रहा है, 1 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा, मतलब 5 रुपया बचाने के लिए वो घंटों भर जाके लाइन पे लग गया, 5 रुपए सिर्फ बचाने के लिए। तो हम लोग वापस इस पे आ जाते हैं, फ्यूचर प्राइस और करंट डिमांड पे, और हम एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे थे कि देखो ये चीज है, बट देखो गोल्ड में जो कर रहा है वो तो समझ में आ रहा है, वो पैसा बचा लेगा। अब बात समझो, गोल्ड में जो कर रहा है वो तो हम समझ रहे हैं वो पैसा बचा लेगा, पेट्रोल वाला कितना पैसा बचाएगा। पेट्रोल आज के टाइम पे प्राइस है 99, खबर आ जाती कि कल से पेट्रोल का प्राइस 1 रुपए बढ़ जाएगा, और लोग लाइन लगा ले पेट्रोल पंप पे कि टंकी फुल करा लें। तो जिसकी स्कूटर है, जिसकी 5 लीटर की टंकी है, ठीक है, वो 5 लीटर से ज्यादा पेट्रोल भरवा नहीं सकता है, तो आज उसने 99 के हिसाब से भरवा लिया, कल भरवाता 100 रुपए के हिसाब से भरवाता, यानी कि 1 रुपया एक्स्ट्रा बचाता वो 1 लीटर पे, तो 5 लीटर पे 5 रुपए, 5 रुपए बचाने के लिए लाइन में लग गया। वो इतना कॉमन सेंस नहीं दौड़ा पा रहा है कि भाई 5 ही रुपए तो बचेगा, 5 रुपए में कितना पेट्रोल आ जाएगा जो हम बचा लेंगे। और अगर हम कह रहे हैं कार वाला भी चला गया,
45 लीटर पे उसने 45 रुपये बचाए सिर्फ। उसके बाद तो उतना ही डलाना है ना, उतने का डलवाना है, सिर्फ 45 रुपए बचाए, मतलब आधा लीटर पेट्रोल उसने बचा लिया। उसके लिए उसने कितना टाइम अपना बर्बाद कर दिया। खैर, तो बड़ी चीजों में तो देखो समझ में आता है, बड़ा डिफरेंस हो, जहां 1-2 रुपए का डिफरेंस हो और इतना आपको यूज ही नहीं है या बार बार खरीदना है, तो कितना ही बचा लोगे। ठीक है, तो खैर लोग ये करते हैं, ये हम लोग का देखा हुआ है। पेट्रोल के मामले में जो लड़के वो चीज समझ सकते हैं, लोग ऐसा करते हैं। तो ये होता है। दूसरा एक्सपेक्टेशन क्या होता है, इनकम का। अब देखो इनकम का क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई हम कहीं पे कोई बिजनेस कर रहे हैं या कहीं पे कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो हम एक जगह जॉब कर रहे हैं और हमारे बॉस से बात हो गई कि भैया देखो ऐसा है, बॉस ने कहा है कि 2 महीने के बाद सबका इंक्रीमेंट होना है, ठीक है, और इस बार सबका 7,000 से इंक्रीमेंट होगा। आपको लग गया कि भाई आपकी भी सैलरी बढ़ेगी, इनकम आपकी बढ़ेगी, तो आप क्या करोगे, अभी से चीजें खरीदने लग जाओगे। आप क्या करोगे, अभी से चीजें खरीदने लग जाओगे। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास और ऑर्डर आने वाले हैं, मतलब आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तो आप अभी से अपनी डिमांड बढ़ा देते हो, अरे खरीद लो चलो अब तो पैसा आने ही वाला है। और अगर आपको लग रहा है कि इनकम गिरने वाली है, ठीक है, कोविड था तो लोगों को इनकम का कोई पक्का नहीं था, यार पैसा आएगा कि नहीं आएगा, काम रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मतलब जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो इनकम का कोई जरिया नहीं है, तो मतलब अब अगले 2-3 महीने में मेरी इनकम गिरेगी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी करंट डिमांड को कम कर लिया, अननेसेसरी चीजों पे पैसा खर्चा कम कर दिया, सिर्फ नेसेसिटी पे ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे थे। तो ये होता है जब कंज्यूमर अपनी इनकम को प्रेडिक्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में इनकम बढ़ेगी, तो अभी से अपनी डिमांड बढ़ा देता है। उसको लगता है फ्यूचर में इनकम गिरेगी, तो अभी से अपनी डिमांड को कम करने लग जाता है, फ्यूचर के लिए पैसा बचाने लग जाता है कि तब इनकम नहीं होगी तो ऐसा अभी कम खर्चा करो, अभी से पैसा बचाओ, ताकि जब मेरी इनकम कम हो ये सेविंग मेरे काम आ जाए। ठीक है, ये चीज। और जब इनकम बढ़ने का है तो अभी से खर्चा करो, यार इनकम तो आने ही वाली, खर्चा करना स्टार्ट कर दो, ये होता है। उसके बाद तीसरा होता है अवेलेबिलिटी का। अगर कंज्यूमर को लगता है कि यार शॉर्टेज होने वाला है, अवेलेबल नहीं होगा, ये चीज 1 महीने के बाद मिलेगी नहीं, तो वो क्या करेगा, अपनी करंट डिमांड को बढ़ा देगा। ऐसा होता है इमरजेंसी वाली सिचुएशन। ठीक है, अभी कोई इमरजेंसी लाइक सिचुएशन जैसे कोविड के टाइम से हम लोग गुजर चुके हैं, वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन थी। तो ऐसी कोई इमरजेंसी लाइक सिचुएशन जब आती है तो लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि यार ये खाने पीने की चीजें या ये नेसेसरी चीजें हमको मुश्किल से मिलेंगी, जल्दी दुकानों पे अवेलेबल नहीं होंगी, तो वो अभी से उसको होर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। होर्डिंग वर्ड होता है, वो इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो डिमांड को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, इनकम एंड अवेलेबिलिटी। क्लियर है ये पॉइंट? अब यहां देखो, तो ये हो गया फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। अब जल्दी देखते हैं कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। कितनी इजीली कंज्यूमर को लोन मिल जा रहा है, जैसे क्रेडिट कार्ड। अभी एक डेटा हम पढ़ लेते कि रीसेंट टाइम में इंडिया में क्रेडिट कार्ड का यूज बढ़ा है। अब क्रेडिट कार्ड का यूज बढ़ने से क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों की डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, अब क्रेडिट कार्ड या फाइनेंस, इजीली फाइनेंस अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे हमें याद है एक बार हमें टीवी खरीदनी थी, ठीक है, तब टीवी का दौर हुआ करता, तो अब तो टीवी का कोई यूज ही नहीं होता है। तो टीवी खरीदनी थी, और जब आपको कोई चीज खरीदनी होती है तो एक मिडिल क्लास में क्या होता है, आप महीना 2 महीना से या साल भर से आप प्लान करते हो कि चीज खरीदनी है। ठीक है, आप जब फ्री होते हो लोगों के साथ डिस्कस करते हो, जब फ्री होते हो आप मार्केट में जाके सबसे रेट लेते हो, पता करते हो, मतलब आप बहुत ज्यादा रिसर्च करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक अच्छा खासा अमाउंट लगना है। तो अब ऐसी बात है, हमें फुल पे करना नहीं था। ठीक है, हमारे तक यार ठीक है, अगर EMI पे मिल गई तो ठीक। तो अब एक जगह हम गए, वहां पे हमने रेट लिया कि भाई 30,000 या समथिंग का टीवी था। उन्होंने कहा कि भाई 10,000 आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी ऐसे EMI बन जाएगी। हमने कहा ठीक है चलो, ये पेपर वर्क लगेगा, कभी आके ले लेंगे, पता ही कर रहे थे। ऐसे ही टहलते टहलते वापस आते आते हमको दिखा कि माल रोड पे सोनी का भी एक शोरूम था। ये हुआ कि चलो इसके यहाँ भी चलते हैं, और एकदम क्लोजिंग का टाइम था, हम लोग पहुंच गया, टीवी ऑलमोस्ट वो वाली टीवी वहां पे मिल गई हमको। उसने कहा सर हमारे यहाँ एक ऑफर चल रहा है, आपको सिर्फ 1,500 रुपए देने पड़ेंगे एज अ डाउन पेमेंट, और बाकी आपका नो कॉस्ट EMI ऐसे बन जाएगा। मैंने कहा सिर्फ 1,500, और डॉक्यूमेंट में क्या लगना है, कुछ नहीं सर, वो कार्ड आपका लगना है। इत्तेफाक से वो कार्ड मेरे पास था, लो, तुरंत ले लिया हमने।
तो जब आप ईएमआई पे चीजें लेते हो तो वहां पे मैटर करता है डाउन पेमेंट और नंबर ऑफ ईएमआई। तो डाउन पेमेंट जो आप तुरंत कैश पे करते हो कुछ पार्ट, और बाकी का जो आप इंस्टॉलमेंट में देते हो। तो कंज्यूमर क्या चाहता है कि डाउन पेमेंट एज लो एज पॉसिबल हो और नंबर ऑफ ईएमआई मोर हो, क्योंकि नंबर ऑफ ईएमआई अगर आप बढ़ाते हो तो पर महीने का जो उसका अमाउंट बनता है वो छोटा होता चला जाता है। वो बात अलग है कि ओवरऑल उसको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, बट वो तो ईएमआई पे इसलिए ले रहा है ना कि अपना बर्डन कम कर सके। उसका तो कॉन्सेप्ट सिंपल है कि हमें अपना बर्डन कम करना है, और क्योंकि हमें अपना बर्डन कम करना है तो हमें दिक्कत नहीं है आप हमसे 36 महीने में कह दो पे करने को, ठीक है, आप हमसे और टाइम ले लो, हमें दिक्कत नहीं, हम तो चाहते हैं हमको ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। तो जब डाउन पेमेंट कम होती है, नंबर ऑफ ईएमआई को बढ़ा दिया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, कंज्यूमर चीजों की डिमांड को बढ़ा देता है, वो खरीदने लग जाता है क्योंकि उसके लिए खरीदना आसान हो जाता है। और अगर डाउन पेमेंट हाई हो जाए और नंबर ऑफ ईएमआई को लेस कर दो तो ऑब्वियस सी बात है वो जल्दी फाइनेंस नहीं कराएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं, खासकर ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं वो हम लोग फाइनेंस ही कराते हैं। अब फाइनेंस कराना है तो अगर फाइनेंस इजीली अवेलेबल है, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है, तो चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी इजीली अवेलेबल नहीं है तो चीजों की डिमांड कम हो जाएगी। और याद रखना, मोस्टली हम लोग जो है जो लग्जरियस प्रोडक्ट, ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, उसमें लग्जरी प्रोडक्ट तो खासकर आप फाइनेंस ही कराते हो, ठीक है। इसके बाद आता है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन तो हम लोग समझते हैं, कहीं भी किसी भी एरिया में जब पॉपुलेशन का साइज बढ़ता है तो वहां चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे अगर हम लोग अपने ये जाजमऊ की बात करें, कानपुर में जब हम छोटे से थे तो यहाँ पे उतनी पॉपुलेशन नहीं थी, बहुत से ऐसे एरियाज है जो जंगल हुआ करते, मतलब पेड़ हुआ करते थे सिर्फ, ठीक है। हम लोग को याद है अच्छे से कि यहाँ सिर्फ पेड़ पेड़ हुआ करते थे, लिमिटेड घर हुआ करते थे। तो दुकान जब हम बोलते थे जनरल स्टोर्स, एक या दो जनरल स्टोर होती थी और लोगों की नीड पूरी कर लेती थी। आज के टाइम पे अगर आप देखो, हर 2 कदम पे आपको एक जनरल स्टोर मिल जाता है, अगल बगल 3-4 जनरल स्टोर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन साइज धीरे धीरे बढ़ा है तो लोगों की डिमांड्स भी बढ़ी हैं, इतने जनरल स्टोर्स खुल चुके हैं और लोगों की डिमांड, और सारी दुकानें चल ही रही ना, तो जाहिर सी बात है डिमांड बहुत हाई है। उसी तरह अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन साइज कम हो जाएगा, लोग छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, तो वहां पे चीजों की डिमांड भी कम हो जाएगी। फिर आता है कॉम्पोजिशन, कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसका कॉम्पोजिशन क्या है। जैसे अगर कोविड का याद हो, कोविड का डेटा, इटली का डेटा पढ़ रहे थे कि इटली में डेथ बहुत ज्यादा हुई थी, और रीजन क्या था कि इटली की जो पॉपुलेशन थी उसमें बूढ़े लोग ज्यादा थे, क्योंकि वहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत हाई है, लोग 80 या 80 प्लस तक ऑन एन एवरेज जिंदा रहते हैं, तो बुढ़े ज्यादा थे। तो कॉम्पोजिशन का वही मतलब है कि फीमेल ज्यादा हैं, ठीक है, टीन ज्यादा हैं, या बूढ़े लोग ज्यादा हैं, ठीक है। तो अगर फीमेल ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी, और बच्चे होंगे तो बच्चों के हिसाब से चीजों की डिमांड होगी, बुढ़े ज्यादा होंगे तो बूढ़े लोगों के हिसाब से दवाओं की, या घुटने में दर्द है, बैंडेड है, ये सब, इन सब चीजों की डिमांड ज्यादा होती है, ठीक है। अगर कोई ऐसा एरिया जहाँ पे आप वर्कर पॉपुलेशन है, लेबर जो मजदूरी करता वो ज्यादा है, तो वो अब देखो फिर भाई, क्योंकि जो मजदूरी करते हैं तो सबको पता है वो पान मसाले ये सब खाते बहुत ज्यादा हैं, तो वहां उन सब चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा होने लग जाएगी, ठीक है। तो जैसे लोग रहते हैं उसके हिसाब से, अब इमेजिन करो एक ऐसी पॉपुलेशन है जहां पे ऐसे लोग रहते हैं जो ड्रिंकिंग नहीं करते, जो अल्कोहल नहीं पीते हैं, बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते हैं, उस जगह पे क्या अल्कोहल या शराब की दुकानें मिलेंगी? आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहां कोई पीने वाला नहीं है। और जहां पे पता है कि बहुत पीने वाले हैं वहां आपको बहुत दुकान मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे डिमांड ज्यादा होगी। तो ये होता है साइज एंड कॉम्पोजिशन। अच्छा, फिर इसके बाद देखो गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी, अब जब आप गवर्नमेंट की पॉलिसी करती हो तो कहते हो, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर आता है टैक्सेशन और सब्सिडी। टैक्सेशन क्या होता है? गवर्नमेंट जो आपसे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रही है, तो जब भी टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं, ठीक है, जब भी टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं या टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, चीजों के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
तो टैक्सेस तो समझते हो, गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट पे 4% जीएसटी लगाया था, अभी उसको 12% कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है और महंगा हो जाएगा, तो उसकी डिमांड पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो सेलर होता है वो जीएसटी हमेशा कंज्यूमर पे पास ऑन कर देता है। ठीक। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी जब गवर्नमेंट हमारे बिहाफ पे पेमेंट करती है किसी चीज का, जैसे गैस सिलेंडर है, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई 1000 रुपए का गैस सिलेंडर है, काम करो 200 रुपए हम देंगे, 800 रुपए तुम दो, तो मेरे लिए 200 सस्ता हो गया ना। वैसे 200 की सब्सिडी उस पर है नहीं, ये हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कहा 200 हम देंगे, 800 रुपए आप दो, तो 1000 की चीज हमें 800 की पड़ी। तो सब्सिडी से क्या होता है, ये क्या होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट। ये क्या करता है, जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो वो चीजों के प्राइसेस को क्या कर देता है, कम कर देता है। दो तरीके से सब्सिडी मिलती है, एक गवर्नमेंट कहती है कि भैया आप सिर्फ 800 दो, 200 हम दे देंगे। दूसरा गवर्नमेंट कहती है पहले आप 1000 पूरा दो, बाद में 200 हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो वही बोला गया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट होता है। तो सब्सिडी से प्राइस कम होता है, प्राइस कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये टैक्स और सब्सिडी क्लियर है। सब्सिडी देखो बहुत से एसेंशियल कमोडिटीज के केस में गवर्नमेंट सब्सिडी का कॉन्सेप्ट रखती है। सब्सिडी में क्या होता है कि गवर्नमेंट जैसे कि किसी चीज का जो प्राइस है, मार्केट प्राइस जो उसका है, एक्चुअल जो प्राइस बन रहा है वो फॉर एग्जांपल 1000 बन रहा है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है ये बहुत एसेंशियल कमोडिटीज और कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा है, हमारे नागरिक इतना पे नहीं कर सकते, ये बर्डन है, इसको कम करना है, तो गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज कर देती है। सब्सिडाइज करने का क्या मतलब है, गवर्नमेंट ने इस पे कहा कि हम भैया 400 रुपए की सब्सिडी देंगे, यानी कि कंज्यूमर सिर्फ कितना पे करेगा, 600। तो 1000 की चीज कितने की पड़ गई, 600। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे होता है, गवर्नमेंट कहती है आप सिर्फ 600 दो, 400 हम सेलर को डायरेक्ट दे देंगे, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है ऐसा है 1000 रुपए आप दो, हम बाद में 400 रुपए आपको दे देंगे। तो एक केस में गवर्नमेंट सेलर को डायरेक्ट दे रही है और एक केस में गवर्नमेंट आपको दे रही है। तो इस केस में जहां वो सेलर को डायरेक्टली पे कर दे रही गवर्नमेंट, आपको सिर्फ 600 देना पड़ रहा है। और दूसरे ऑप्शन में क्या हो रहा है, आप 400 रुपए कंज्यूमर पे 1000 रुपए कंज्यूमर पे कर रहा है और बाद में गवर्नमेंट की तरफ से आपको 400 रुपए मिल जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो चीज आपको कितने की पड़ रही है, 600 की। तो ये है सब्सिडी। अच्छा, इसके बाद देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब इनकम इनइक्वालिटी है, अगर इनकम इनइक्वालिटी है तो रिच और पुअर के बीच का गैप ज्यादा है, ठीक है, मतलब जो मेजर जो कंट्री की इनकम होगी वो किसके पास होगी, रिच के पास होगी। इसका मतलब कंट्री में भाई अमीर आदमी तो लग्जरी खरीदेगा ना, तो लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड हाई होगी, लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड हाई होगी अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनइक्वल है, अनइक्वल है, ठीक है। तो इनकम इनइक्वालिटी इसे बोलते हैं। इनकम इनइक्वालिटी लो है, यहां पे हमने क्या माना, इनकम इनइक्वालिटी हाई है, यहां हमने क्या माना, इनकम इनइक्वालिटी लो है। तो उस केस में याद रखो रिच और पुअर के बीच का गैप कम है, तो ऑब्वियस सी बात है लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड जो होगी वो कम होगी और कंफर्ट और नेसेसरी की या नेसेसिटी बोलो तो डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो बेसिकली क्या है कि जब भाई रिच और पुअर का में गैप, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इस समय इनकम इनइक्वालिटी बहुत हाई है। तो इनकम इनइक्वालिटी हाई है और कोविड में और बढ़ी थी। तो अगर आप कोविड का डेटा चेक करोगे ना, कोविड में कार की सेल तो गिरी थी लेकिन लग्जरी कार की सेल बढ़ गई थी, क्योंकि जब रिच और पुअर का बीच का गैप बढ़ेगा तो जो मिडिल क्लास है ना वो खत्म होते होते पुअर की कैटेगरी में आ जाता है। तो मिडिल क्लास जो होता है वो नॉर्मल गुड्स भी खरीदता है, वो खत्म हो गए नीचे गिर जाता है। अब वो तो बहुत लिमिटेड होते हैं, वो नेसेसिटी में ही डील करते रह जाते हैं और लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, जो कि कोविड में हम लोग ने देखा ही है। ये सब तुम अगर सर्च करोगे, थोड़ा गूगल पे सर्च करोगे तो सब मिलेगा कि ये चीज हुआ है।
ठीक है, तुम रिलेट कर सकते हो। हमने क्या कहा है, जो भी चीज हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा अगर उस पर रिसर्च करें तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं। और अगर ये इनइक्वालिटी कम होती है, मतलब गैप कम होता है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट क्या है, सेम, बराबर से। अब बराबर से मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस रहता है। क्लास 11 में हम लोग पढ़ के आए हैं भाई मैनेजर और क्लर्क की सैलरी सेम नहीं हो सकती। हाँ, दो मैनेजर विद सेम एक्सपीरियंस और सेम पोजीशन तो सेम रहेगी, ऐसे कहने का मतलब है। तो वहां पे क्या होता है कि नेसेसिटी की डिमांड ज्यादा होती है और लग्जरी की कम होती है। कंफर्ट को भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं बट ज्यादा फोकस करना नेसेसिटी पे। ये हो गया आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। फिर एक आता है क्लाइमेटिक फैक्टर, इसके बाद एक और है क्लाइमेटिक फैक्टर। तो हमें नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना होता है भाई। सीजन के हिसाब से डिमांड होती है। विंटर्स आ गए तो एसी की डिमांड ज्यादा होगी? नहीं, एसी की डिमांड गिर जाएगी। और वुलन क्लोथ्स, जैकेट्स, ठीक है, हीटर, रूम हीटर जो होते हैं, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। समर्स आ गए, अभी समर सीजन है, एसी की डिमांड बढ़ जाएगी, इनकी डिमांड गिर जाएगी। लास्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। नाउ व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट? शो ऑफ। भाई आप इंडिया में रह रहे हो, एक डेवलपिंग कंट्री है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आपके पास पैसा है। अब क्योंकि आपके पास पैसा है, आप यूरोप भी घूम रहे हो, आप अमेरिका भी घूम रहे हो, आप कंट्रीज घूम रहे हो, वहां पे लोगों की लाइफस्टाइल देख रहे हो, तो आप करो हम तो अमीर है ना भाई, भले ही हमारी कंट्री में लोग गरीब हैं तो क्या हुआ, हम तो अमीर हैं, ठीक है, तो हम तो वैसी लाइफस्टाइल जिएंगे। तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। समझे बात? तो जब आप उनकी लाइफस्टाइल को कॉपी करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की डिमांड इस केस में क्या होती है, बढ़ जाती है। ये तो ये हमने जो एग्जांपल दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हमने मतलब एक अमीर आदमी का एग्जांपल दिया, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी पर अप्लाई होता है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह, ठीक है। जैसे अब आप अपने यहां देखो, आपके यहां क्या हो रहा है कि सारे रिश्तेदार हैं, ठीक है, अब एक ने अपने बेटे की शादी में कोई पर्टिकुलर स्पेशल चीज करी तो सब वही फॉलो करेंगे। लोग अपने नेबर को फॉलो करते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, एक दूसरे का देखा देखी करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना देखा देखी, ठीक है, पड़ोसी ने कार ली तो हमको भी कार लेनी लेनी है, पड़ोसी घूमने गए तो हम भी घूमने जाएंगे जाएंगे। इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कॉपी करता है। हमने एक एग्जांपल दिया, वो तो रिच वाला दिया, ठीक है, कि मोस्टली भाई जो रिच पीपल वो तो कर ही रहा है ना, वो डेवलप कंट्रीज में जैसे लोग रह रहे हैं वो उनको कॉपी कर रहा है, इसलिए आप उनके घर जाके देखो एक से एक आलीशान आपको घर दिखेंगे। वो इटली से जाके टाइल्स लेके आ रहे हैं, वो अच्छे से अच्छा बना रहे हैं। नॉर्मल आदमी भी कॉपी कर रहा है, वो अपने पड़ोसी को देख रहा है, उसका पड़ोसी अगर उससे बेटर है तो वो हर संडे घूमने जा रहा है फैमिली के साथ, तो आप भी फिर हर संडे घूमने जा रहे हो। उसने एक नई कार खरीदी तो अब आपकी भी चुल हो गई कि हम भी नई कार खरीदें। उसका बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ रहा तो आपकी भी चुल है कि हम भी उसी स्कूल में पढ़ाएंगे। तो बहुत बार क्या होता है, हम चीजों के बारे में रिसर्च नहीं करते हैं, सिर्फ हम किसी एक को कॉपी कर रहे हैं, वो जो कर रहा है हम वही कर रहे हैं। उन्होंने फलाने स्कूल में एडमिशन करवाया, अब वो अच्छा है बुरा हमसे मतलब नहीं, हमने रिसर्च ही नहीं किया, हमारा बेटा भी वहीं पढ़ेगा क्योंकि 10 लोग के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी वहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उन्होंने वो ये काम कर रहे हैं, अब सही है गलत भूल जाओ, हम भी वही करेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट सब पे अप्लाई होता है। एक पर्सन जब दूसरे पर्सन की लाइफस्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करता है तो वहां पे उसी के अकॉर्डिंग चीजें बढ़ने लग जाती है। अब एक चीज ध्यान दो, कोई अपने से कम वाले को कॉपी थोड़ी करता है, वो देखो गरीब आदमी सड़क पे बैठा खाना खा रहा है, चलो हम भी सड़क पे बैठ के खाना खाएंगे, नहीं, आप अपने से ऊपर वाले को कॉपी करते हो, अपने से बेटर वाले को कॉपी करते हो। और अपने से बेटर तो वो बंदा लग्जरी प्रोडक्ट खरीदा तो आप भी वही लग्जरी प्रोडक्ट खरीदोगे। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में नेसेसिटी या इंफीरियर गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ती, ये चीज याद रखना। आप गरीब आदमी को नहीं कॉपी करते हो, आप अपने से अमीर आदमी को जो आप समझते हो कि ये हमसे बेटर है, आप उसको कॉपी करते हो। तो ये होता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है, इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड बढ़ती है, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है। तो ये है सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड।